हेलो फ्रेंड्स, इस करंट फोर्स वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ किस देश के समुद्री क्षेत्र में ढूंढा गया है? ये दुनिया का सबसे बड़ा है, महत्वपूर्ण है। दिल्ली फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, प्लस प्रदूषित शहर भी हो गई है दुनिया के सबसे। तो क्या हुआ है? और ख़ास बात है कि GRAP का स्टेज 3 लागू कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ये है क्या, ये जानेंगे। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, उसके लिए शहर का आवंटन कर दिया गया है। कहाँ पर आयोजित हुआ वो जानेंगे, और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है, जिनको गोवा में अवार्ड दिया जाएगा फिल्म फेस्टिवल के दौरान। किस कैरेबियन कंट्री में ने कैरेबियन अमेरिकी देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान देने का ऐलान किया, वहाँ का। भारत की थोक महंगाई दर कितनी रही पिछले महीने। जनजातीय गौरव दिवस, उसके बारे में जानेंगे। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं, और मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल का नाम है सरकारी जॉब न्यूज़ और ऐप का नाम है शार्प लर्निंग। कई स्टूडेंट्स ने ये हमें बताया है कि उनको फ़ोन किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ फ्रॉडिये के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि शार्प लर्निंग से अब अलग एक और ऐप बन गया है जो शार्प लर्निंग का है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉड के चक्कर में ना आएंगे, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। जो भी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक वगैरह सब कुछ ऐप का। तो शुरू करते हैं और पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े कोरल यानी प्रवाल या कहें मूंगा और किस देश के पास समुद्री क्षेत्र में ढूंढा है? आंसर क्या होगा? सोलोमन आइलैंड्स। क्या है? सोलोमन द्वीप कहेंगे, ठीक है। तो न्यूज़ भी देख रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल फाउंड नियर सोलोमन आइलैंड्स। ये साइंटिस्ट ने ये कहा है। प्रवाल हिंदी में कहेंगे या मूंगा कहेंगे। ये एक ऐसा प्राणी होता है जो कि समुद्र में चट्टान में बनता है और उसमें हजारों प्रजातियों का वो घर होता है एक तरह से। ये इस तरह का दिखता है और ये ओरिजिनल फोटो है वहीं का। तो वैज्ञानिकों को दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अब तक का सबसे बड़ा ये प्रवाल यानी कोरल मिला है। ये ब्लू व्हेल से भी बड़ा है, इतना बड़ा है। और ये कैसे मिला? तो नेशनल जियोग्राफिक जो चैनल है उसके जहाज़ पर काम करने वाले एक वीडियोग्राफर वो नीचे गया था, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में वो दौरा कर रहा था, देख रहा था पूरा सूट पहन के, जो पानी में जाने के समुद्र में जाते हैं जो सूट पहन के, वो ऑक्सीजन वगैरह लगाकर। तो फिर वहाँ उसने देखा, वो देखने ये गया था कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है समुद्र के नीचे। तो उसी दौरान वीडियोग्राफर ये मनु सैन फेलिक्स, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे जगह पर गोताखोरी करने गए जहाँ नक्शे में जहाज का मलबा दिखाया गया था, और तभी उन्होंने कुछ देखा। यहाँ अलग अलग संरचना वाली लगभग 300 वर्षों से विकसित हो रहे कोरल पॉलिप्स के जटिल नेटवर्क को उन्होंने देखा। ओके, तो एक बार मैप के जरिए भी समझ लेते हैं एक्चुअल में ये कहाँ पर दिखा है। ओके, तो ये प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं कहाँ पर? प्रशांत महासागर की ओर। और ये ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया कहिए, न्यू पापुआ गिनी कहिए, उसके आसपास ही, ठीक है। तो इधर का तो इंडोनेशिया हो गया, ये वाला इलाका यहाँ का, ये पापुआ न्यू गिनी हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया होगा। और यहीं पर सोलोमन आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड्स। ओके, तो इसी जगह पर ये प्रवाल मिला है, यानी कोरल मिला है, दुनिया का सबसे बड़ा। और इसकी चौड़ाई जो है ना 34 मीटर है और लंबाई 32 मीटर है। यानी चौड़ाई अगर हम फिट में कहेंगे तो 111 फिट, और लंबाई में कहेंगे तो 104 फिट है। और ये जो आमतौर पे दूसरे जो कोरल पाए जाते हैं ना, जैसे भारत में भी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, तो उसकी तुलना में ये काफ़ी गहरे पानी में ये पाया गया है। तो इससे ये संभावना जताई जा रही है कि समुद्र के सतह पर, मतलब थोड़ा नीचे, क्या हो रहा है कि तापमान को कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब कंट्रोल के सेंस में आप ये कह सकते हैं कि समुद्र के ऊपरी हिस्से में जो तापमान है उससे कम तापमान नीचे है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो असर हो रहा है, तो समुद्र के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा हो रहा है, निचले हिस्से में कम हो रहा है। तो ये निचले हिस्से में ये प्रवाल मिला है, ठीक है। दरअसल हो ये रहा है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से महासागरों का जो
तल महासागर का पानी है ना, उस वो गर्म हो रहा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब गर्म की मतलब इतना भी गर्म नहीं, लेकिन अगर 0.01 पर डिग्री भी बढ़ रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट भी बढ़ रहा है, तो भी बहुत असर करता है, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर ये जो प्रवाल हैं वो काफ़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे में ये दुनिया का सबसे बड़ा, ये कहाँ पर पाया गया, तो सोलोमन आइलैंड के क्षेत्र में ये पाया गया है, ठीक है। तो मैप के ज़रिए मैंने आपको अभी अभी बताया है सोलोमन आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। तो सोलोमन, ये तो प्यारा भारत है, और सोलोमन आइलैंड एक बार और ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पापुआ न्यू गिनी के ठीक बगल में ये जो घेरा आ गया, यहीं पर सोलोमन आइलैंड है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है होनियारा। क्या है, होनियारा। प्राइम मिनिस्टर हैं जेरेमिया मानेले, ओके। और मुद्रा यहाँ पर चलती है सोलोमन आइलैंड डॉलर। आबादी करीब 7.25 लाख, या एग्जैक्ट कहें तो 7.34 लाख है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबाइए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी सम्मेलन किस शहर में जनवरी 2025 में आयोजित किया जाएगा। देखिए ये जो सम्मेलन है ना, दिवस सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये हर 2 साल पे आयोजित किया जाता है, अलग अलग शहरों में होता है। तो इस बार कब, कहाँ पर होने वाला है, 2025 में, तो भुवनेश्वर में होने जा रहा है। और इस बार की थीम भी रखी गई है। थीम क्या है इस बार की, विकसित भारत में प्रवासी योगदान, ठीक है, विकसित भारत में प्रवासी योगदान, डिस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ठीक है। तो ये विदेश मंत्रालय ने ये जारी किया है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो कब से कब तक होगा, तो 8 से 10 जनवरी 2025 को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डेट भी देख रहे हैं, कहाँ, 8 से 10 जनवरी कहाँ पर होगा, तो भुवनेश्वर में होगा। और इसका आयोजन भारत सरकार और उड़ीसा सरकार दोनों के सहयोग से किया जाएगा। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर पहुँचेंगी और प्रवासी भारतीय सम्मान देंगी, पुरस्कार से सम्मानित करेंगी, और समापन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगी। और इसका एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दिया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर, और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। अगर हम प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानेंगे, कुछ बातें जानना ज़रूरी है। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। सम्मेलन हर 2 साल पर होता है, और ये दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है, इसी तारीख को। तो प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत जो है 2003 से हुई थी, और सम्मेलन हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। 2015 से ये सम्मेलन हर 2 साल पर आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। तो उड़ीसा यहाँ पर रहा, और भुवनेश्वर इसी जगह पर ये आयोजन होने जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, और अगली तो यूपी पीसीएस हो गया, इसके अलावा बीपीएससी का प्रीलिम्स 17th, तो वो एग्जामिनेशन है, और भी कई सारे एग्जामिनेशन, सबके करंट अफेयर्स की तैयारी आप शानदार ढंग से कर सकते हैं। हमारे शार्प लर्निंग जो ऐप है उसके ज़रिए, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, और उसके ज़रिए आपको मेंबरशिप प्लान होता है, उसके ज़रिए आपको पिछले 2 साल और अगले 2 सालों के भी कंटेंट मिल जाते हैं। तो आप देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि करंट अफेयर्स तैयारी हो जाएगी, दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, रेलवे, टीचर, पुलिस, इन सब के लेवल का है, ज्वाइन कर सकते हैं। वो अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहता है, और पिछले 2 सालों के भी PDF, कंटेंट, टेस्ट, ये सब कुछ मिल जाता है, देख सकते हैं आप, ओके। और हाँ, आपको बताऊं 71st BPSC के लिए जो GS कोर्स है वो चल रहा है, और उसके एडमिशन समाप्त होने वाले हैं जल्द ही, तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत की थोक महंगाई दर अक्टूबर 2024 में कितनी रही थी। अक्टूबर 2024 की बात हो रही है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2.4%। कितना, 2.4%। तो थोक मूल्य सूचकांक
यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसके आधार पर ये थोक महंगाई दर तय किया जाता है, मुद्रास्फीति तय की जाती है और वो देखा गया है। तो इससे पहले सितंबर में ये 1.84% था और अक्टूबर में 2.4% ये थोक महंगाई दर ये जारी की गई है। अब सवाल होगा कि किसने जारी की रिपोर्ट, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं केंद्र में वो कौन है, तो पीयूष गोयल हैं। ठीक है। अच्छा, अगर सवाल हो कि खुदरा महंगाई दर कौन जारी करता है, तो NSO जारी करता है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जारी करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है खुदरा वाला, और थोक वाला DPIIT जारी करता है। अब थोक महंगाई दर क्या होती है? थोक महंगाई दर मतलब आपके पास आप जो खरीदने जाते हैं सामान, जिससे वो खुदरा दुकानदार है, खुदरा दुकानदार जिससे खरीदता है यानी थोक में खरीदता है सामान, ये वहाँ की महंगाई की बात हो रही है। ठीक है। और इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय किया जाता है। मतलब एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से को जो सामान बेचता है उसके लिए जो कीमत वसूल करता है, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ठीक है। अब क्यों बढ़ी महंगाई? खासतौर पर जो खाद्य वस्तु है ना, उन सब में जो महंगाई बढ़ गई है, जैसे खुदरा में तो काफ़ी बढ़ गया, 6% से भी ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 2.4% है। तो ये भी तो क्या है कि खाद्य महंगाई जो बढ़ी है उसकी वजह से यहाँ भी देखने को मिल रहा है महंगाई ज़्यादा हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो है वो पोल्यूशन से रिलेटेड है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण हो जाता है, अक्सर क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। और हाँ, आपको बताऊं कि BPSC का जो 71st जो कोर्स है ना, उसमें क्या है कि हैंड रिटन नोट्स भी दिए जा रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। किस शहर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्थिति की वजह से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP उसका चरण 3 यानी स्टेज 3 को लागू कर दिया गया है? आंसर क्या होगा? आंसर होगा दिल्ली में ये हुआ है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि वर्स्ट इन इंडिया, और साथ में ये जो बताया जा रहा है कि जो मेजर सिटी है उनमें दुनिया में सबसे पॉल्यूटेड, मोस्ट पॉल्यूटेड ये दिल्ली पाया गया, अभी 1-2 दिन पहले की बात है। ठीक है, और भी न्यूज़ देख लीजिए। वाई दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटोरिएटिंग, क्वालिटी क्यों लगातार ख़राब हो रही है, ये एक्सप्लेन है, इसके बारे में भी हमें आपको बताएंगे। और भी कुछ ये है कि ग्रैप 3 क्या है, GRAP, जिसके तहत ये बिल्कुल एंटी पॉल्यूशन क्लब है, यानी एंटी पॉल्यूशन बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसके तहत होता क्या है? इसके तहत बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। ये हाल है वहाँ के पॉल्यूशन का। ठीक है, ये आपको इंडिया के ठीक से नज़र नहीं आ रहा होगा, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। होता क्या है, इसके तहत स्टेज बनाया हुआ वहाँ पर GRAP का। स्टेज 1 में होता है कि 200 से 300 अगर AQI है तो फिर माना जाता है कि ये जो है वो पुअर है, वेरी पुअर ये 301 से 400 माना जाता है, 400 टू 450 सेवियर माना जाता है, और उससे भी ज़्यादा तो फिर सेवियर प्लस माना जाता है। तो अभी इसके बीच में पॉल्यूशन देखा गया है दिल्ली में और उसके आसपास के शहरों में, तो ये सेवियर है और स्टेज 3 को लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि पाबंदियाँ लगती हैं, जैसे पड़ोस के राज्यों से आने वाले जो बसें हैं, CNG हैं, कुछ BS4 डीजल बस हैं, उसको छोड़कर बाकी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे पुराने बहुत सारे वाहन जो दिल्ली में नहीं चल सकते हैं फिर भी बाहर चलते हैं, उनको एंट्री हो जाती है, वो सब बैन रहेंगे। साथ में दिल्ली में और उसके आसपास के शहरों के, मतलब अन्य राज्यों के पास के जो शहर हैं वो, तो वहाँ पर क्लास 5th तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है और क्लासेस ऑनलाइन करने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, और ये भी कहा है कि बाहर जो रजिस्टर्ड BS3 जो व्हीकल्स है उसको वहाँ ना चलाने की अनुमति दी जाए। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यक सेवा प्रदान करने वाली जो वाहन है उसके अलावा बाकी सबको रोका जाए।
और दिल्ली के आसपास के सटे हुए जो एनसीआर हैं, जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब में पॉल्यूशन फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण है, और प्रदूषण ऐसी स्थिति हो गई वहाँ पर कि ख़राब मौसम के कारण, प्रदूषण की वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स को दिल्ली में से डाइवर्ट कर दिया गया। ऐसी स्थिति हुई थी। और ख़ास तौर पर क्या होता है ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून वापस जाने के बाद, जो मानसून चला गया उसका सर्दियों जब शुरू होती हैं तो दिल्ली की एयर क्वालिटी में गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या था कि 14 नवंबर को की सुबह जो था ना, वो दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, बड़े जो शहर हैं उनमें से एक थी। और यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 पार्टिकुलर मैटर PM 2.5, जिसके अगर इनहेल करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सब है। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो है ना, वो इतनी जल्दी ये पोल्यूशन का मामला ख़त्म नहीं होने वाला है दिल्ली में। और क्यों ऐसा हो रहा है? ख़ास तौर पर ये क्या हो रहा है कि पराली जलाने की वजह से शुरुआत ये होती है पोल्यूशन की। पंजाब में, ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा में, और ख़ास तौर पर पंजाब में, वहाँ पर पराली जलाया जाता है। ओके, तो इसमें एक जो न्यूज़ है ना, वाई दिल्ली इज़ एयर क्वालिटी डिटोरिएटिंग, इसमें काफ़ी डिटेल में ये बताया गया है। पराली जलाने के बाद होता क्या है कि किसान जो है ना, वो धान की फसल काटते हैं, उसका जो नीचे डंठल बच जाता है, तो उसको जलाने की पारंपरिक प्रथा है कि जला देते हैं। खासकर पंजाब और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, सॉरी राजस्थानी, पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो खेतों को साफ़ करने के लिए ये काम करते हैं। अक्टूबर और नवंबर में एक ख़ास समय में वो जलाते हैं। और पराली जलाने का ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ सालों में ये पता चला कि पराली जलाने से बहुत नुकसान होता है। 1990 से हम जान रहे हैं और आज तक सरकार इस मामले में कदम नहीं उठा पाई है। अब सवाल ये होगा कि पराली आखिर इतना जब पॉल्यूशन होता है तो किसान जलाते ही क्यों हैं? क्योंकि देखिए ना, खेती जो है ना, वो फ़ायदा का बिजनेस नहीं रह गया, बहुत ज़्यादा फ़ायदे का। एक तो बढ़ती श्रम लागत बहुत ज़्यादा है, तो किसानों के लिए जो खेतों में बिखरे हुए ये धान के डंठल हैं, उसको निकलवाना, इकट्ठा करना वो महंगा हो गया। ऐसे में आसान होता है कि जला दिया जाए। ठीक है, तो और नए जो उपकरण आए हैं एग्रीकल्चर के, जो मशीन आता है और वो चला धान के मतलब खेतों में, और उसने पूरा उसी वक्त चावल निकाल दिया धान से। ठीक है, भूसे अलग कर दिए, लेकिन नीचे के डंठल वो रह गया। तो ऐसे में वहाँ पर ये है। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया था कि पराली जलाने वाले जो किसान हैं उन पर जुर्माना डबल किया जाए। ठीक है, तो ये वजह है। इसके अलावा और भी वजह है वहाँ पर पॉल्यूशन की। वहाँ जो है, वहाँ के जो अपने वाहन हैं उन सब का कूड़े जलना, इन सब की वजह से भी पॉल्यूशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। और इसका असर हम लोग देखते हैं दिल्ली के बाद इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब इलाकों में जो हवा उधर से आती ना, उसके बाद से ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। चूँकि अभी 14 तक का, 15 को भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिला था। अब होता क्या है, यहाँ पंजाब है। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि आपको पता होगा कि जेट स्ट्रीम चलती है इधर से। ओके, इधर से हवा चलती है इस ओर से, भूमध्य सागर की ओर से, आपको पता होगा। पश्चिमी विक्षोभ जब आता है बहुत तेज़ी से, लेकिन फिर भी आमतौर पे हवा उधर से आती है, अगर तेज़ हवा नहीं आई तो। और वो क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर बर्फ़बारियाँ होती हैं, और इस इलाका, यहाँ हिमालयी क्षेत्रों में वहाँ बर्फ़ जमता है, उसमें जो नमी होती है उसकी वजह से। तो बर्फ़बारी भी हुई है इस जगह पर, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, इन सब इलाकों में। तो होता क्या है कि इधर से जो हवा चलती है ना, तो ये पंजाब से जो पराली जला है वो हवा इस तरफ जेट स्ट्रीम के साथ इस तरफ आती है। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये पूरा इलाका जो है ना पॉल्यूशन से भर जाता है। और ख़ास तौर पर यहाँ जो दिल्ली है, ये दिल्ली, वो तो देश का दिल, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति है ख़ास तौर पे जो आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने लाइक बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा भारतीय सशस्त्र, मतलब किस भारतीय सशस्त्र बल ने युद्धाभ्यास सी विजिल 24 उसका आयोजन किया है?
तो इसका आंसर होगा नौसेना। देखिए इंडियन नेवी का ये सबसे बड़ा ये नौसैन्य अभ्यास है, और ये जो तमाम जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये आयोजन हो रहा है 20 और 21 नवंबर को, ठीक है। अब पूरे तटीय क्षेत्रों में और विशेष तौर पे जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उन सब में ये आयोजन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि कोस्टल एरिया में हो रहा है, और तमाम साथ में जो अलग अलग जो क्षेत्रों में वहाँ पर संगठन हैं जो इसे, जैसे आप देख लीजिए कि स्थानीय जो पुलिस है उसको भी इन्वॉल्व किया गया है जो कोस्टल एरिया में है। इसके अलावा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसको भी इन्वॉल्व इसमें किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। बिरसा मुंडा उनकी जयंती के अवसर पर ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसको पहली बार 2021 में मनाया गया था। बिरसा मुंडा उनको भगवान भी मानते हैं आदिवासी लोग, तो उनकी जयंती होती है। और ख़ास तौर पर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के इन सब के आदिवासी इलाकों में इनको भगवान की तरह पूजा जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, उनके बारे में कुछ और कहें तो उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को, 1875 को उली हाथी गांव एक झारखंड में है, वहाँ पर हुआ था। और मुंडा जैसा कि नाम जानते हैं, तो मुंडा जो है वो एक जनजाति है, ओके। बिरसा मुंडा, तो मुंडा जो टाइटल है वो जनजातीय टाइटल है। और फिर क्या हुआ कि 1894 में, 1894 में बिरसा मुंडा ने मुंडाओं को इकट्ठा करके अंग्रेज़ों से जो लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया था कि लगान को माफ़ किया जाए। फिर उसी के बाद 1895 में ही ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो काम कर रहे हैं, और गिरफ्तारी के दौरान के फोटोग्राफ ये था। फिर 2 साल की सज़ा दी गई थी, और लोगों के लिए समर्पण देखकर आदिवासी इलाकों में उनको लोग आबा के नाम से पुकारने लगे थे। और जब जेल से छूटे उसके बाद तो उन्होंने क्रांति कर दी, बिल्कुल, ओके। 1897 से 1900 के बीच में मुंडाओं और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होते रहते थे। बिरसा मुंडा और उनके चाहने वाले लोग जो है ना, वो अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखा था उन सब ने। अगस्त 1897 में बिरसा मुंडा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान के साथ खूंटी थाने में धावा बोल दिया था। 1998 में तांगा नदी है उसके किनारे मुंडाओं की भिड़ंत जो है ना वो अंग्रेज सेना से हुई, और उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि अंग्रेज सेना हार गई थी। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियाँ हुई थी। और फिर जनवरी 1900 में, 1900 में डोमड़ी पहाड़ पर एक संघर्ष हुआ था, उसमें बहुत सारे औरतें बच्चे मारे गए थे। और बाद में फिर 3 फरवरी सन 1900 को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था बिरसा मुंडा को, और 9 जून 1900 को अंग्रेज़ों की कैद में ही इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो बिरसा मुंडा काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, तो उन्हीं के याद में ये जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 दिल्ली में कहाँ पर आयोजित होगा? तो प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। ये ईयरली एक इवेंट होता है बड़ा सा, और इस बार की थीम क्या है? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, मतलब हम लोकल के लिए बिल्कुल वोकल हों और लोकल को जो है ना ग्लोबल बना लें हम लोग, ठीक है। तो ये 14 से 27 नवंबर तक ये आयोजन किया जा रहा है, और 11 देश जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिस्र, ईरान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूएई, ट्यूनीशिया सहित बहुत सारे देश हैं। और इससे साझेदार देश भी है इस आयोजन का, कौन है? बिहार है, और फोकस स्टेट है झारखंड, ठीक है। साझेदार राज्य कौन है? बिहार है, बिहार और उत्तर प्रदेश, सॉरी। साझेदार राज्य जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश है, और फोकस राज्य जो है वो झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य के उग्रवादी समूह हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी HNLC
LC उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। आंसर होगा मेघालय। मेघालय में ये स्थित ये समूह है। तो गृह मंत्रालय का ये कहना है कि इसकी वजह हिंसक घटनाओं में शामिल होना है इसका, और ये संगठन भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और इसी वजह से इसको 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। ओके, आखिरी बार पिछली बार इसको 2019 में प्रतिबंधित किया गया था। उसके बाद से फिर वार्ता चल रही थी उसके साथ, लेकिन क्या हुआ कि इस साल की शुरुआत में ही ये केंद्र सरकार के साथ वार्ता से पीछे हट गया था और फिर अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी थी जो हिंसक है। तो उसी के बाद ये फैसला किया गया है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 या 1967 के तहत ये एक्शन लिया गया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। एक बार हम मेघालय भी ले चलते हैं आपको और वो दिखाते हैं। प्यारा भारत है और ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वोत्तर का हिस्सा है, और इसी में यहाँ वाला जो देख रहे हैं आप ये है मेघालय। ठीक है, और जूम आउट हो गया, चलिए ये है मेघालय। ठीक है, ये मेघालय है। इसके मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, गवर्नर हैं CH विजय शंकर, और राजधानी है शिलोंग। और इसी के साथ बताऊं कि मणिपुर के कई सारे क्षेत्रों में जो ना आफ्पा उसको फिर से लागू कर दिया गया है, आफ्पा को। तो उसके बारे में मैं मंडे को जो करंट अफेयर्स आएगा उसमें डिटेल बताऊंगा। ठीक है, और कल वीकली करंट अफेयर्स है वो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस कैरेबियन अमेरिकी देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार देने का ऐलान किया? आंसर क्या होगा? डोमिनिका। क्या है? डोमिनिका। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो उसने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, उसका नाम है द डोमिनिका अवार्ड फॉर ऑनर, तो ये देने का ऐलान किया। द डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये अवार्ड वहाँ की राष्ट्रपति सिल्वनी बर्टन, तो वो 19 से 21 नवंबर तक जो गुयाना में आयोजित होने वाला है एक इंडिया कैरिकॉम शिखर सम्मेलन है, उसी के दौरान ये दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने तय किया है? तो डोमिनिका इसने ये तय किया है। और क्यों अवार्ड दिया जाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन ये उपलब्ध कराई थी 70,000 खुराक इस देश को। एक बार मैप के जरिए देखते हैं डोमिनिका जो है ना वो है कहाँ पर। तो ये अपना प्यारा भारत रहा, और अब चलते हैं कैरेबियाई देशों के बीच। मतलब ये इधर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ का जो इलाका है ये कैरेबियन सी है, और उसी के पास ये यहाँ देखेंगे ये डोमिनिका है। बहुत छोटा सा द्वीपीय देश है। अब जूम करके चलते हैं वहाँ पर, ये है डोमिनिका। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम देखेंगे, राजधानी रोजो है, राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन, प्रधानमंत्री रूजवेल्ट एस्केरिट है, मुद्रा यहाँ पर ईस्ट कैरिबियन डॉलर है यहाँ पर। ठीक है, क्षेत्रफल अगर हम कहेंगे तो करीब 750 किलोमीटर है। अपनी जो दिल्ली है ना उसका आधा हिस्से के बराबर है ये। जनसंख्या 72,000 है। ओके, और यहाँ पर समुद्र की बात करेंगे तो कैरेबियन सी है इस तरफ, और इस तरफ नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया पूरा। ठीक है, तो यहीं पर ये डोमिनिका है, और यहीं के राष्ट्रपति जो हैं वहाँ की वो देंगी। और क्या है ना, गुयाना यहाँ पर है। ओके, गुयाना इस जगह पर दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर, ये उसके उत्तरी हिस्से में है। तो यहीं पर एक आयोजन होने जा रहा है, और ये आयोजन जो है ना वो क्या है, ये आयोजन होने जा रहा है भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन। तो इसी के दौरान डोमिनिका के जो राष्ट्रपति हैं उनकी राष्ट्रपति वो अवार्ड देंगी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे चुना गया? आंसर होगा फिलिप नॉयस। कौन? फिलिप नॉयस, ये ऑस्ट्रेलियाई डायरेक्टर हैं। तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कब आयोजन होने जा रहा है? तो ये 20 से 28 नवंबर तक होगा, गोवा में आयोजित किया जाएगा। तो उसी के दौरान इनको ये अवार्ड दिया जाना है।
ठीक है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसके अलावा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NFDC और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये जो 55वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और उसी के दौरान ये दिया जाएगा। ये इस बार की थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। ठीक है। इस बार का फोकस जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। इस बार की 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम है युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। ये आयोजन ये सब कर रहे हैं, गोवा में हो रहा है 20 से 28 नवंबर तक। तो ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और संडे का जो वीकली करंट अफेयर्स है उसे देखिएगा ज़रूर, और इवनिंग को देर शाम को रोजगार समाचार भी आता है, उसे भी देखिएगा। ओके, बाय।